हेलो एवरीवन, मैं हूं देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आज मैं 9th क्लास की बायोलॉजी का जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और वो टॉपिक है अबाउट एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, कंक्लूजन, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। एक्चुअली इस लेक्चर के अंदर हम रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम इन स्टेप्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि साइंटिस्ट जो है वो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो रिजोल्व करने के लिए इन स्टेप्स के अंदर जो है वो कैसे डेटा इकट्ठी करते हैं, कहाँ पे कौन सी एफर्ट्स जो है वो लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर हमारा यूट्यूब चैनल पे आ चुका है जिसमें हमने जो है इनिशियल या फर्स्ट बायोलॉजिकल मेथड के जो है स्टेप्स डिस्कस किए हैं, लाइक ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड रीजनिंग, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम लाइक मलेरिया को फॉलो करते हुए। और अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप इस लिंक पे जो है वो क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं, तब भी आप इन स्टेप्स को जो है वो अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इन सब स्टेप्स को जो है वो कवर करने से पहले आपको एक बार फिर मैं जो है वो प्रीवियस लेक्चर के जो स्टेप्स हैं उनको रिकॉल करके समझा देता हूं, ताकि हम इन लेक्चर को जो है वो इजीली स्टडी कर सकें। सबसे पहले जैसा कि हम जो है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम मलेरिया को फॉलो कर रहे थे और मलेरिया को रिजोल्व करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप्स फॉलो किया जाता है वो ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन में साइंटिस्ट जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम से वाबस्ता या रेलिवेंट डेटा है जो इकट्ठी करते हैं। और मलेरिया का जो प्रॉब्लम है उससे वाबस्ता जो डेटा इकट्ठी की गई थी वो थी प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन मलेरियल पेशेंट्स ब्लड। इसका मतलब ये है कि मलेरिया से वाबस्ता साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व फैक्ट या ऑब्जर्व डेटा जो इकट्ठी की थी वो ये थी कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में जो है वो मौजूद है। और इससे डेटा पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। उन सवालों का जो है वो जवाब उस वक्त देने के लिए साइंटिस्ट जो है वो इंटेलिजेंट गैस बनाते हैं और उस इंटेलिजेंट गैस को हाइपोथेसिस कहा जाता है। और साइंटिस्ट हाइपोथेसिस जो है वो ऑब्जर्व फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए करते हैं, जैसे कि उन्होंने ऑब्जर्व डेटा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हाइपोथेसिस जो है वो ये किया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये हाइपोथेसिस जो है ये ट्रू भी साबित हो सकता है और ये रॉन्ग भी साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंटेलिजेंट गैस है। और हाइपोथेसिस को रीजनिंग फॉर्म या रीजनेबल फॉर्म देने के लिए साइंसदान जो है उसे एक लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उस पर जो है वो आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा सके। तो इस हिसाब से साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस जो किया था उसको जो है वो लॉजिकल फॉर्म ये दी थी कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया then every malarial patient should have contain plasmodium। तो अब ये लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन है इसको टेस्ट करने के लिए हमें जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट की तरफ बढ़ना होगा और उस प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस को कहते हैं एक्सपेरिमेंट। हम इस स्टेप्स के अंदर यहाँ पे कुछ जनरल पॉइंट्स या मलेरिया से वाबस्ता जो कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट साइंटिस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम बढ़ते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहली पॉइंट की तरफ। पहली पॉइंट जो है वो ये कहती है टू फाइंड द रियल काज ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले साइंटिस्ट जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का रियल काज जानने के लिए वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इट कैन बी रिपीटेड मैनी टाइम्स बाय अदर साइंटिस्ट। और जो भी प्रैक्टिकल टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म की जा रही है उस प्रैक्टिकल टेस्ट को फर्दर अदर साइंटिस्ट जो है वो रिपीट भी कर सकते हैं कि आपने जो प्रैक्टिकल टेस्ट इस मसले से वाबस्ता परफॉर्म किए क्या वो सही है या गलत है। तो इस हिसाब से उसको रिपीट भी किया जा सकता है। इसकी सेकेंड पॉइंट ये है इट वेरीफाइज हाइपोथेसिस एंड डिडक्टिव रीजनिंग। प्रैक्टिकल टेस्ट जो है या एक्सपेरिमेंट जो है ना ये हाइपोथेसिस या डिडक्टिव रीजनिंग जो है उसको वेरीफाई करता है कि जो इंटेलिजेंट गैस या जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है क्या वो सही हैं उस प्रॉब्लम से वाबस्ता या वो सही नहीं है। तो इस हिसाब से उनको वेरीफाई यहाँ पे किया जाता है। फॉलोइंग मलेरिया साइंटिस्ट परफॉर्म 2 टाइप ऑफ टेस्ट।
मलेरिया का प्रॉब्लम फॉलो करते हुए साइंटिस्ट जो है वो 2 टाइप की जो है वो टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट को वो कहते हैं कंट्रोल ग्रुप और दूसरी टेस्ट को वो कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्चुअली कंट्रोल ग्रुप का मतलब है कि उन पर्सन्स का ब्लड या उन पर्सन से जो है वो इकट्ठी की गई डेटा जो मलेरिया से जो है वाबस्ता नहीं है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मतलब है कि उन पर्सन्स का ब्लड या उन पेशेंट्स का ब्लड जो मलेरिया से इन्फेक्टेड है या वो मलेरिया के मसले में जो है मुब्तला हैं, तो उन पेशेंट्स के ब्लड को जो है वो कलेक्टिवली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो कहा जाता है। देखें 100 ब्लड सैंपल ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहां से जो है वो 100 ब्लड सैंपल जो है वो मलेरियल पेशेंट्स के लिए जाते हैं और 100 ब्लड सैंपल्स ऑफ हेल्दी पर्सन्स वर टेकन। जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें जो 100 ब्लड सैंपल रखे जाते हैं वो हेल्दी पर्सन्स के होते हैं क्योंकि वो मलेरिया में मुब्तला नहीं है। ये दोनों सैंपल जो है ये आइडेंटिफिकेशन में रखे जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये मिक्स किए जाते हैं, ये बिल्कुल आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि ये हेल्दी पर्सन्स के सैंपल्स हैं और ये जो है मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स हैं। ऑब्जर्व 1 by 1 अंडर माइक्रोस्कोप, और ये दोनों सैंपल्स जो हैं 200 जो सैंपल्स हैं इनको एक एक कर माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो चेक किया जाता है। तो ये था प्रैक्टिकल टेस्ट या ये था एक्सपेरिमेंट जो मलेरिया के प्रॉब्लम को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट जो है इस तरह से उस प्रैक्टिकल टेस्ट को जो है वो सरअंजाम देते हैं। उसके बाद स्टेप आ जाता है रिजल्ट, और यहाँ पे जो है ये अनाउंस किया जाता है कि व्हाट हैपन इन द एक्सपेरिमेंट। मिसाल के तौर पे ये देख लें आउटपुट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी हुआ वो अनाउंस किया जाता है, उसको रिजल्ट कहा जाता है व्हाट हैपन इन द एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे रिजल्ट ये अनाउंस की जा रही है प्लाज्मोडियम वाज प्रेजेंट इन ऑल मलेरियल पेशेंट्स ब्लड। जो मलेरिया के 100 सैंपल लिए गए थे ब्लड के, उन 100 के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद है एंड हेल्दी पर्सन्स ब्लड वाज फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम। और जो सेहतमंद लोग थे जिनसे 100 ब्लड सैंपल्स लिए गए थे उन हेल्दी पर्सन्स के एक भी ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है। ये थी रिजल्ट, और जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी टेस्ट की गई उनसे वाबस्ता यहाँ पे रिजल्ट जो है वो अब आउट हो चुकी है। और रिजल्ट का जो लास्ट स्टेज है उसको हम जो है वो कंक्लूजन कहते हैं। कंक्लूजन का मतलब है कि आपने एक प्रॉब्लम को फॉलो करते हुए उस पे एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल टेस्ट किया और आपको रिजल्ट भी मिल चुकी है। अब आप उस मसले से वाबस्ता क्या कहना चाहते हैं इस रिजल्ट पे, तो साइंटिस्ट जो है ना उस स्टेप को कंक्लूजन कहते हैं। वहां पे वो एक समराइज स्टेटमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। जो मलेरिया के प्रॉब्लम को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट ने ये बनाई कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, क्योंकि ये अब प्रैक्टिकली चेक हो चुका है। ऑल द रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट आर एनालाइज। जो भी एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स आती है उन सबको जो है वो चकास किया जाता है एंड डिटरमिनेशन इज रीच्ड अबाउट द हाइपोथेसिस। और जो हाइपोथेसिस हुआ था उससे मुतल्लिक जो अंदाजा किया गया था उस टाइम पे, उससे मुतल्लिक यहाँ पे एक इरादा जो है वो बनाया जाता है। और यहाँ पे इरादा ये बनाया गया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। इसके बाद जो है वो स्टेप आ जाता है थ्योरी। थ्योरी एक आप ऐसा मान लें कि ये एक सेट ऑफ फैक्ट्स है जो हकीकतों पे मुश्तमिल या हकीकतों पे मुबनी जो एक डेटा है उसको जो है वो थ्योरी कहा जाता है। और आप ऐसा भी मान लें कि हाइपोथेसिस जो था उस वक्त वो इंटेलिजेंट गैस था, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने उसको जब वेरीफाई किया तो अब वो सेम हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरी बन रहा है। क्यों वो थ्योरी की रैंक कैसे ले रहा है? क्योंकि पहले तो वो सिर्फ एक अंदाजा था, जब उसको प्रैक्टिकली चकास किया जा चुका है कि वो हकीकत है और मलेरिया उसका कारण यही प्लाज्मोडियम है, तो अब मलेरिया से वाबस्ता बहुत सारी फैक्ट्स जो है वो इकट्ठी करके एक समराइज जो है एक डेटा इकट्ठी की जाएगी जिसमें जो है वो मसले से मुतल्लिक स्टेप वाइज जो डेटा कैसे इकट्ठी की वो सारे उसका रिकॉर्ड होगा। और उस मलेरिया से वाबस्ता जो चीज़ें प्रिकॉशंस या उसके ट्रीटमेंट से जो वाबस्ता हैं वो सारी चीज़ें जो है उसमें ऐड की जाएगी। तो ये कलेक्शन जो फैक्ट्स की है या मलेरिया से वाबस्ता जो भी डेटा की ये कलेक्शन है इसको जो है वो थ्योरी कहा जाएगा। यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट देख लें
It is a well tested and highly reliable scientific explanation of natural phenomena। जो साइंस से वाबस्ता जो लोग होते हैं साइंटिस्ट, उनकी जो थ्योरी होती है वो एक्चुअली वेल टेस्टेड होती है और हाईली रिलायबल होती है, क्योंकि जो वो डेटा बता रहे हैं उस डेटा को इकट्ठी करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है वो टेस्ट किए हैं और ऑब्जर्वेशन से लेके एक्सपेरिमेंट तक उन्होंने उस डेटा पे बहुत सारा काम किया है, उस हिसाब से वो हाईली रिलायबल है। लेकिन जो कॉमन मैन जो बोलते हैं आई हैव अ थ्योरी, उनका मतलब होता है उनके पास सिर्फ एक अंदाजा है, वो थ्योरी जो है वो थ्योरी नहीं होती। साइंटिस्ट की थ्योरी और कॉमन मैन की थ्योरी में जो है वो इतना बड़ा फर्क होता है। और सेकेंड पॉइंट ये है, इट यूनिफाई मैनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस। बहुत सारे जो प्रॉब्लम से वाबस्ता जो ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं उन सबको यहाँ पे जो है ये स्टेज जो है उनको यूनिफाई कर लेता है, उनको इकट्ठा कर लेता है। एंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन से लेके एक्सपेरिमेंट तक जो भी डेटा इकट्ठी की जाती है वो सारी फैक्ट्स की कलेक्शन को हम जो है वो थ्योरी कहते हैं। तो मलेरिया को फॉलो करते हुए ऑब्जर्वेशन से लेके एक्सपेरिमेंट तक जो भी डेटा थी वो पहले तो शायद इतनी रिलायबल नहीं थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद अब वो फैक्ट बन चुकी है। तो इस हिसाब से अब सारी डेटा की कलेक्शन को हम जो है वो थ्योरी बोलते हैं। और इसके बाद जो स्टेप आ जाता है उसको हम बोलते हैं लॉ। साइंस के अंदर या बायोलॉजी के अंदर लॉज जो है ना वो बिल्कुल छोटे होते हैं। लिविंग थिंग जो है ये वक्त के साथ जो है इवोल्यूट होती है, बदलती रहती है। तो इस हिसाब से साइंस के अंदर या बायोलॉजी के अंदर लॉ जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। इट इज अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। एक्चुअली लॉ जो है हम किसे कहते हैं, एक कायनात से वाबस्ता या किसी भी चीज से वाबस्ता एक जैसा या एक ही जो है वो हकीकत हो, वो एक्चुअली एक कानून होता है। और इट इज वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। और लॉ को आप जो है वो एक इररिफ्यूटेबल थ्योरी कह सकते हैं। इररिफ्यूटेबल थ्योरी का मतलब ये होता है ये एक ऐसी डेटा है जिसको आगे जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है ये यूनिवर्सली प्रूव्ड है, तो उसको हम जो है वो लॉ कहते हैं। और लॉ के बाद जो लास्ट स्टेज आ जाता है उसको हम जो है प्रिंसिपल बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ लॉज जो होते हैं उनकी कलेक्शन को जो है वो प्रिंसिपल कहा जाता है। मसलन के सिमिलर लॉज, जो लॉज एक दूसरे से मिलते जुलते हो या एक जैसे हो या एक जैसे जो है फॉलो होते हो, उनकी कलेक्शन को जो है वो प्रिंसिपल कहा जाता है। यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल दे दूं, मिसाल के तौर पे हमारे स्कूल के अंदर आप देख लें तो असेंबली से लेके जो है वो छुट्टी तक बहुत सारे छोटे छोटे लॉ हैं, लेकिन आप उन सारे लॉ को कलेक्ट करेंगे तो माना जाएगा कि ये एक स्कूल है और इस इदारे का ये कायदा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है यहाँ पे स्टडी इस पीरियड के अंदर की जाती है। अगर आप उस स्कूल की जो है असेंबली के जो है वो कायदे को उठा लें तो उस कायदे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लॉ होंगे कि इस असेंबली का जो कायदा है इसके अंदर तलावत की जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो करवाई जाती है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये छोटी छोटी ये उस असेंबली के जो है लॉज हैं और उन लॉज की जो कलेक्शन है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। मसलन के ये जो है ना ये स्कूल की असेंबली का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब है ये कायदा है, इस कायदे पे चल के हम जो है असेंबली परफॉर्म करते हैं। तो इस हिसाब से लॉज की कलेक्शन को हम जो है वो प्रिंसिपल बोलते हैं। और लॉज जो होते हैं वो साइंस या बायोलॉजी के अंदर बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि नेचुरल लाइफ जो है ना ये वक्त के साथ जो है वो तब्दील होती रहती है, उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो इन पे एक यूनिफॉर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कानून बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये थे सारे स्टेप्स जो मलेरिया का प्रॉब्लम फॉलो करते हुए हमने स्टडी किए। आज हमने जो है वो मलेरिया का काज रियल काज जो है वो फाइंड करके दिखाया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कारण है। जो ऑब्जर्वेशन में डेटा हाथ आ चुकी थी वही डेटा जो है यहाँ पे प्रूव हो गई। मसलन के हाइपोथेसिस भी जो है वो राइट हो गया, डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो भी सही हो गई, जबकि टेस्ट करके हमने देखा तो वाकई में वही साबित हुआ। तो इस हिसाब से आज हमने जो है एक मलेरिया से वाबस्ता इन स्टेप्स की जो है वो स्टडी की। आने वाले लेक्चर में हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों को पढ़ाते रहें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।